नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। आज हमारे देश में फैले लापरवाही के वेरिएंट्स के प्रति आपको खबरदार करने का दिन है। गली नुक्कड़ बाजार आपको अपने आसपास भीड़ ओमिक्रॉन को खुला निमंत्रण देती हुई दिख रही है। बाजार हो, चुनावी रैलियां हो, कोरोना की भीड़ पसंद है। एंड ऑफ सीजन सेल वाली शॉपिंग हो या चुनाव के ट्रेलर वाली रैलियां हो, हर तरफ ओमिक्रॉन फ्रेंडली भीड़ है, जिसे आज तक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक सवाल यह भी कि क्या भारत में सचमुच ओमिक्रॉन के सिर्फ 346 केस हैं या फिर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आज हमारे देश भारत में ओमिक्रॉन के अदृश्य सफर का पूरा हम विश्लेषण करेंगे और आपको भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग का कड़वा सत्य भी दिखाएंगे। ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आई। वहां कोरोना का इलाज करने वाली फाइजर की गोली को मंजूरी मिल गई है। ये गोली काफी कारगर बताई जा रही है और ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर काम करती है। इस गोली के भारत में आने की क्या चांस है, इसकी कीमत क्या है, इसके प्रभाव पर पूरी रिपोर्ट भी देखिएगा। हम आपको ओमिक्रॉन से सुपर इम्यूनिटी का सच भी बताएंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से जो लोग बच जाएंगे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी। इस दावे का मेडिकल विश्लेषण आज तक की टीम ने किया है। आप ये भी देखिएगा कि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड के बूस्टर में कितना दम है। ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए दुनिया में बड़े पैमाने पर लगाई गई इन वैक्सीन के बूस्टर बनाए गए हैं, लेकिन चुनौती यह है कि संक्रमण को रोकना है। बूस्टर का तेजी से इंतजाम करके उसे डबल रफ्तार से लोगों को लगाना है और इस समय यह पहाड़ जैसी चुनौती है। वैसे चुनौती तो डेल्मिक्रॉन भी है। अब तक दुनिया ओमिक्रॉन को ठीक से नहीं समझ पाई, लेकिन इस बीच डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिलन से बने कोरोना के अगले सुपर वेरिएंट डेल्मिक्रॉन पर चिंतन शुरू हो गया। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वैसे जितनी मर्जी आप जानकारी जुटा लीजिए, एक बात तो अटल है कि अब मानव जाति को कोरोना के साथ रहना है। इसका अंत आसान नहीं है। ओमिक्रॉन के अलावा पंजाब के लुधियाना में कोर्ट में विस्फोट का भी हम विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कई रहस्य वाले सवाल हैं। आतंकवाद, सुसाइड बॉम्बर का एंगल है, चुनाव से पहले साजिश का आरोप है, इसलिए इस खबर की तह तक जाना बहुत जरूरी है। हमारे देश भारत में कोरोना की तीसरी लहर को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स ये भविष्यवाणी कर चुके हैं। हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते, बस हम आपको खबरदार करना चाहते हैं, क्योंकि अब ओमिक्रॉन के केस बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ने शुरू हो चुके हैं। हमारे देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 346 तक पहुंच चुकी है। आज तमिलनाडु में तो मानो ओमिक्रॉन का विस्फोट ही हो गया। एक ही दिन में 33 ओमिक्रॉन के केस आ गए। सबसे ज्यादा 65 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। वहां आज 23 नए केस आए और कुल केस 88 हो गए। 57 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर दिल्ली है और 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर, जबकि चौथे नंबर पर तमिलनाडु, जहां 34 केस दर्ज हुए और 31 केस के साथ कर्नाटक पांचवें नंबर पर है। आज हरियाणा में पहला केस आने के बाद अब तक हमारे देश के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी के पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि ओमिक्रॉन पुराने डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैल रहा है और दूसरा कारण समझने के लिए आपको बस अपने घर से बाहर निकलकर नजदीक के बाजार में चले जाना है। वहां आपको ओमिक्रॉन फ्रेंडली भीड़ दिख जाएगी जो कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दे रही है। मार्केट में किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई बोटी होकर बल्ली वाला मार्केट के सामान। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को नाक के नीचे या अपनी कान से लटका कर ही खुश हैं। कोविड उसका किसी को डर नजर नहीं आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की सख्तियों के बावजूद दिल्ली के बाजारों में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के बड़े बड़े बाजारों से लेकर चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों की रैलियों के मैदानों तक ओमिक्रॉन को फैलने के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का पूरा इंतजाम है। ये दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट का हाल है, जहां लोगों का मेला लगा है। लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं।
ना तो सड़क पर तिल रखने की जगह है, ना लोगों को मास्क लगाने की फुर्सत। ये ओमिक्रॉन को खुली दावत का न्योता नहीं तो और क्या है। यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में जिस वक्त हम यहाँ साफ दिख रहा है कि चाहे मार्केट एसोसिएशन बार बार अनाउंसमेंट करवा रही हो, चाहे मीडिया में डिस्कशन हो रहा हो, लेकिन लोग जो है यहाँ शॉपिंग करने आए हैं वो ना डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को नाक के नीचे या अपने कान से लटका कर ही खुश हैं। कोविड के डर का या जो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हालत हुई थी उसका किसी को डर नजर नहीं आ रहा है। हमने सभी मार्केट की एसोसिएशन बार बार अपील कर रही है, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी सभी अपील अनाउंसमेंट भी हो रहा है, बिना मास्क के कोई मार्केट नहीं आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश से अपील कर रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अभी कोरोना खत्म नहीं है, अभी ओमिक्रॉन आ गया, हमें सावधानी जरूरी है। हम कहते हैं मार्केट में बिना मास्क के कोई नहीं आएगा, जबकि 2000 का चालान कल एसडीएम साहब भी आए थे, अभी एसएचओ होके गए हैं, डीसी भी आ रहे हैं, एसी भी, सभी मुआयना कर रहे हैं कि बिना मास्क के मार्केट किसी को आने न दें और ना सामान दें। हमने एक मुहिम चलाई है, किसी को सामान नहीं दिया जाएगा जो बिना मास्क के आएगा। दिल्ली के ठसाठस भरे बाजारों की तस्वीरें देखकर भले ही किसी का दिल बैठ जाए, लेकिन ओमिक्रॉन के मुंह में पानी आ रहा होगा। दिल्ली की मशहूर मोबाइल फोन मार्केट से लेकर दिल्ली के सदर बाजार तक लोग मानो ये तय करके चल रहे हैं कि जो है बस यही एक पल है। शायद इसीलिए लोगों को न चालान का डर है, न कोरोना का। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की सख्तियों के बावजूद दिल्ली के बाजारों में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार इलाके में, जहां पर आपको सुबह के वक्त भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी और लोग बेपरवाह के साथ अगर कहा जाए तो बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क पूरी तरह से गायब है। भारी भीड़ बाजारों के अंदर साफ तौर पर लोगों के लिए कोरोना की तीसरी लहर को कभी भी दस्तक दे सकती है। ये आलम तब है जब पिछले 4 दिनों में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सरकार ने सख्ती को देखते हुए तमाम जो नए साल और क्रिसमस को लेकर के जश्न है उस पर पाबंदियां लगा दी है। लेकिन बाजारों में जिस तरीके से भीड़ निकल रही आ रही है और लोगों के चेहरे पर मास्क, आ बैल मुझे मार, इस कहावत की संदर्भ सहित व्याख्या कर रही हैं ये तस्वीरें। सरकारें गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, प्रशासन गाइडलाइंस को लागू करने में जुटा है, लेकिन बाजारों की भीड़ देखकर तो यही समझ में आता है कि ये जो पब्लिक है ओमिक्रॉन के खतरे को नहीं जानती है। मास्क अब कहाँ पहन रहा, कोई भी नहीं पहन रहा। तो खूब फैल रहा है जी, ओमिक्रॉन तो खूब फैल रहा है, आपको नहीं लग रहा? अच्छा, वैक्सीन लगवाया क्या आपने? वैक्सीन लगा देंगे, वैक्सीन लगवा लिया, लगा दी। लग रहा है कि जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं जरूरत है, पर चलो तो क्यों ऐसे करके चल रहे हैं? ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक फैल रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया था। ध्यान नहीं दिया। तो मास्क लगाना तो जरूरी है। हाँ जरूरी है। आपने नहीं लगाया? सर वो अभी थोड़ा जल्दी में था इसलिए। अभी क्या हुआ था? अरे वो मास्क का वो क्लिप होता है वो सर टूट गया है मेरा। अच्छा, तो दूसरा नहीं था? नहीं, मेरे पास अभी है नहीं। सावधान रहे। कोरोना और ओमिक्रॉन के बारे में बातें सब कर रहे हैं, लेकिन क्या आम क्या खास बात जब कोरोना नियमों के पालन की आती है तो सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। बाजारों से ज्यादा भीड़ तो इन चुनावी राज्यों में राजनीतिक रैलियों और रोड शो में दिख जाती है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस नारे का राजनीतिक रैलियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तस्वीरें अगर हम मेरे पीछे देखेंगे इस वक्त ये मैनपुरी जिला है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि भीड़ यहां पर एकत्रित हुई है भारी संख्या में। सामने की तरफ अखिलेश यादव बस के ऊपर सवार हो गए हैं। अगर आप देखेंगे नीरज कुमार कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको क्लोज फ्रेम से, अखिलेश यादव जिस तरह से बस पर सवार हुए हैं और जो पब्लिक है वो उस रथ के इर्द गिर्द भरती जा रही है। पूरा मैदान इस वक्त लोगों से सटा है। कोरोना के खतरे को जानते बूझते जिस तरह आम लोग शॉपिंग के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, कुछ उसी तरह खास लोग भी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए पसीना बहा रहे हैं और भीड़ में आई जरा सी कमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हर तरफ लोगों की भीड़ हो और लोगों के चेहरे पर मास्क ना हो,
कोरोना को और क्या चाहिए? बाजारों से लेकर रैलियों तक ओमिक्रॉन के पास भरपूर मौके उपलब्ध हैं। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि ओमिक्रॉन तो सोचेगा नहीं। की लापरवाही की तस्वीर, लोग जो है अभी भी बाहर निकले हैं तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कईयों ने मास्क नहीं लगाया है। सामने की दुकानों पे भी अगर आप देखें तो लोग खड़े जरूर हैं लेकिन मास्क नहीं पहने हैं। जहांगीराबाद का ये इलाका है, पुराने भोपाल का, बड़ी आबादी यहाँ रहती है। ऐसे में जो कोरोना की पहली लहर आई थी भोपाल में, वो उसका एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा एपी सेंटर जो था वो जहांगीराबाद ही था। लेकिन इसके बाद देखिए दूसरी लहर निकलती है, तबाही मचाती है। अब जब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है तब लोग किस तरीके से लापरवाह दिख रहे हैं वो आपको तस्वीरों में दिख जाएगा। जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, क्योंकि एक भोपाल का मशहूर चौक है ये, यहाँ से पुराने शहर और नए शहर के बीच एक तरीके से देखा जाए तो आवागमन होता है। लापरवाही जो है लोगों की वो तस्वीरों में साफ इस बात की गवाही दे रही है कि भोपाल में कोरोना यदि बढ़ रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की यही लापरवाही है। हमारे देश में फैले लापरवाही के वेरिएंट्स की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली। लापरवाही के ये वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने का पूरा स्पेस दे रहे हैं, जो सीधे सीधे ओमिक्रॉन के कारण से कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण है। और इस लहर को टालने के लिए अब सिस्टम और सरकारें अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में कोरोना गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्त करने पर जोर दिया गया। बैठक में कोविड टास्क फोर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, पीएमओ, नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। शाम करीब 7 बजे शुरू हुई ये मीटिंग 1 घंटे तक चली। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन से जुड़े अब तक के अपडेट, तीसरी लहर के लिए जरूरी तैयारियों, वैक्सीनेशन जैसे तमाम मुद्दों पर एक्सपर्ट्स की राय जानी। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को दवाई, ऑक्सीजन के स्टॉक को बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन कवरेज को तेजी से बढ़ाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। आज एक बार फिर से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ओमिक्रॉन को काबू में करने की 5 पॉइंट रणनीति पर अमल करने को कहा है। केंद्र सरकार के निर्देश ये हैं कि कोरोना के केस बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, त्योहारों के मद्देनजर जमावड़ों पर रोक लगा दीजिए, आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार टेस्ट करवाइए, आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बना दीजिए, 30 दिन की दवाओं का स्टॉक रखो, लोगों को जानकारी दीजिए कि अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं। सभी वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर अभियान भी चलाइए। अब राज्यों में भी ओमिक्रॉन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज मध्य प्रदेश में बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अब से कुछ देर बाद रात 10 बजे कोविड टास्क फोर्स की एक इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद तैयारियों पर जानकारी दी है और कहा है कि कोरोना तेजी से फैल सकता है। हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकेंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हजार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज्यादा से ज्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई। खबर, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना के इलाज के लिए फाइजर कंपनी की टैबलेट पैक्सलोविड को मंजूरी दे दी। इस गोली को 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चे या लोग कोरोना के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइजर का यह दावा है कि यह दवा कोरोना से मौत के खतरे को 88% तक कम कर देती है। इसके अलावा यह गोली
कोरोना के हर वेरिएंट के विरुद्ध कारगर होगी। लेकिन इस गोली को लेने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसे कोरोना के लक्षणों की शुरुआत के तुरंत बाद यानी कि 5 दिनों तक हर 12 घंटे में आपको लेना होगा। और इस दवा के 5 दिन के कोर्स के दाम 40,000 रुपए के लगभग ये दाम होगा, इसकी कीमत होगी। मतलब अमेरिका की सरकार ने फाइजर कंपनी से 1 करोड़ डोज की सप्लाई के लिए करीब 39,700 करोड़ रुपए की डील कर भी ली है। अमेरिका में जिस स्पीड से, जिस तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके सामने यह रकम बहुत मामूली हो सकती है। और यह संभव है कि कोरोना पर एक गोली अब तक किसी भी दवा के मुकाबले ज्यादा असरदार सिद्ध हो। क्या अब गोली बचाएगी वायरस से आपकी जान? जो काम वैक्सीन ने अधूरा छोड़ दिया, क्या वो अब गोली से पूरा होगा? पहले मोलनुपिरावीर का नाम सामने आया और अब फाइजर की पैक्सलोविड का दावा सामने आया है। अमेरिका में जिस स्पीड से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, वैक्सीन का असर दम तोड़ रहा है। वहां फाइजर की नई गोली ने सबकी उम्मीदों को थोड़ा बढ़ा दिया है। फाइजर कंपनी का दावा है कि पैक्सलोविड नाम की यह दवा एक प्रोटीन इनहिबिटर यानी प्रोटीन अवरोधक है, जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देगी। इसके अलावा ये गोली शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम करती है, जिससे मरीज गंभीर स्थिति में जाने से बच जाता है। लेकिन इस दवा की शर्त यह है कि मरीज को यह गोली लक्षण महसूस होने के बाद जल्द से जल्द लेनी होगी, ताकि गोली को अपना असर दिखाने का मौका मिल सके। फाइजर की नई दवाई को FDA अप्रूवल मिल गया है। पैक्सलोविड नाम से जो दवाई है, इसके अंदर एक्चुअली 2 दवाइयां हैं, निर्माट्रिलाविर और रिटोनाविर। रिटोनाविर एक पुरानी दवाई है और निर्माट्रिलाविर नई दवाई डेवलप की गई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये नई दवाई बनाता है कोविड के लिए, जिसके खाने से आपको सीरियस डिजीज या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ के खिलाफ ऑलमोस्ट 90% प्रोटेक्शन मिल रहा है, विच इज वेरी हाई। फाइजर कंपनी की नई दवा पैक्सलोविड को लेकर यह साफ करने की जरूरत है कि यह वैक्सीन का विकल्प नहीं है। यह सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने का मेडिकल साइंस का दूसरा प्रयास है, यानी वैक्सीन लगवाने के बाद यह दवा दूसरा ऑप्शन हो सकती है। सिर्फ इस दवा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। इससे पहले जो दवाई आई थी मोलनुपिरावीर, उसमें मर्क की वो दवाई थी और उसमें अराउंड 30% ही बेटर प्रोटेक्शन था। पहले रिजल्ट्स आए थे शायद 50% होगा, बट फाइनली 30% उसका निकला और FDA ने बहुत नैरोली अप्रूव किया था। बट फाइजर की दवाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, 90% प्रोटेक्शन दे रही है और घर पर ही खा सकते हैं। 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम को 5 दिन तक खानी है और जरूरी है कि जल्द से जल्द खाएं। तो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आए, 12 साल से ऊपर के सब लोग इसको खा सकते हैं। 40 किलो वजन होना चाहिए आपका कम से कम, और ये 5 दिन तक अगर आप डोज लेंगे तो सीरियस डिजीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में किसी एक तकनीक के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि जिस तरह वायरस में बदलाव हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से दवाओं में बदलाव करना जरूरी है। वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अब ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर डोज और नई वैक्सीन बनाने पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच फाइजर कंपनी की ओरल पिल ने एक और विकल्प तैयार किया है। हालांकि इसकी महंगी डोज कितने मरीजों तक पहुंच पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। ये एंटीवायरल ड्रग रिटोनावीर है, जिसे दिन में 2 बार लिया जाएगा, सवेरे शाम 5 दिन के लिए। वो केसेस जिसमें RT-PCR प्रूव्ड है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज अगर है, तो उसमें इसको देने से हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी और डेथ का जो है रिस्क बहुत कम होगा। जहां तक इसकी कीमत का चक्कर है, ये $40 के आसपास होगी। फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड दवा दुनिया की पहली एंटी वायरल पिल नहीं है। अमेरिका की एक और दवा कंपनी ने मोलनुपिरावीर नाम की एक गोली तैयार की है, जो पैक्सलोविड की तरह ही काम करती है। कोरोना की अगली लड़ाई वैक्सीन के बाद पानी से ली जाने वाली इस तरह की गोलियों की मदद से होगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।
हम आपके मन में उठने वाले सारे सवालों और सभी शंकाओं के जवाब और उन्हें शंकाओं को दूर कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि ओमिक्रॉन से भारत की लड़ाई में जीत के लिए ये जागरूकता बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक और चर्चा चल रही है और वो ये कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो गया तो उसे ठीक होने पर उसे सुपर इम्यूनिटी मिल जाएगी। अमेरिका की ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह बात सामने आई। अमेरिका के मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में छपी इस रिसर्च के अनुसार वैक्सीनेटेड व्यक्ति के संक्रमित होकर ठीक हो जाने के बाद उसकी एंटीबॉडी 1000% तक ज्यादा असरदार पाई गई। भारत में भी 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस लगाई जा चुकी हैं। तो क्या हम ये मान लें कि रिसर्च का रिजल्ट भारतीयों पर भी लागू होगा? इस पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कामयाब है या नहीं, बूस्टर से बात बनेगी या नहीं, और भारतीयों के अंदर सुपर इम्यूनिटी है या नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें सभी उलझे हुए हैं। कोरोना संक्रमण और वैक्सीन पर हुई स्टडी में ये बात सामने आई है कि वैक्सीनेटेड इंसान के संक्रमित होने पर या संक्रमण से ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाने पर इंसान को सुपर इम्यूनिटी मिल जाती है। In the context of COVID-19, hybrid immunity refers to the combination of immunity from vaccination and infection by SARS-CoV-2. This may occur when an individual had a primary infection and then was vaccinated, and also in individuals who were first vaccinated and then experienced a breakthrough infection. Individuals with hybrid immunity are likely to have a high degree of protection against moderate and severe COVID-19 like hospitalization or death or pneumonia due to COVID-19. भारत में इम्यूनिटी को लेकर हुई एक स्टडी में सामने आया है कि जो लोग पिछले साल अगस्त से पहले कोरोना संक्रमित हुए और उन्होंने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई तो उनमें अच्छी इम्यूनिटी मिली। ये स्टडी केरल के कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के हवाले से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी है। एंटीबॉडीज लेवल ज्यादा हो सकता है किसी वैक्सीन का, प्रोटेक्शन लेवल नहीं मिला है, क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी डेटा रिलीज किया था 40 लाख डेटों में कंफर्म री इन्फेक्शन सिर्फ 53 लोगों को था और किसी को सीवियरिटी नहीं हुई। तो एक तो री इन्फेक्शन नहीं होता, जिनको कोविड एक बार हो गया, जिनकी डेथ होनी थी हो गई, जिनको उनको बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि री इन्फेक्शन होगा। री इन्फेक्शन होने के बाद सीवियरिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है, ये ग्लोबल डेटा आ रहा है। तो हमारे पास एक इम्यूनिटी वो भी है जो आज हमारी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। जो अचानक केसेस कम हुए, दिल्ली में कम हुए या पूरी कंट्री में केसेस कम हो रहे थे, वो इसीलिए कि ज्यादातर पॉपुलेशन को जो है कोविड हो चुका था। जो आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया वो उसने ये दर्शाया कि 68% के आसपास उस समय जून जुलाई में ही लोगों को जो है कोविड हो चुका था। तो वो अचानक जो केसेस कम शुरू हुए, दिल्ली में हम 2 डिजिट पे पहुंच गए, अभी 10% भी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो वैक्सीनेशन कारण केसेस कम नहीं हुए। वैक्सीनेशन से इंपैक्ट आएगा कि डेथ नहीं होगी और जो है सीवियरिटी नहीं होगी, लेकिन केसेस जो है क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है तो इसलिए इन्फेक्शन पे उसका रोक नहीं आएगा। जो इन्फेक्शन कम हो रहे थे अचानक, क्योंकि जिन लोगों को एक बार नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर्ड हो गए उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, तो उनसे दूसरों को भी फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए जो है अचानक किया है। तो हमारे पास ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है, वैक्सीन की भी इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है। इसलिए जो है आज हम जो है बड़े बेहतर स्थिति में हैं और इसलिए अभी तक का कोई एविडेंस नहीं कहता कि बूस्टर देने की जरूरत है। डेल्टा वेरिएंट के दौरान देश में बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए थे और उसके बाद अब तक 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि देश के लोगों में बड़ी संख्या में सुपर इम्यूनिटी आई होगी जो ओमिक्रॉन से संभावित तीसरी लहर से बचाएगी। हाइब्रिड इम्यूनिटी पाने के लिए या सुपर इम्यून बनने के लिए आपको वैक्सीनेशन के बाद कोविड होना जरूरी है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी होता है जिसे हम नेचुरल इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होना। उसमें खतरा है कि इंसान हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है और उसकी कोविड से मौत भी हो सकती है। ये रिस्क भारत सरकार नहीं उठाना चाहती, इसीलिए वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक बूस्टर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज देना चाहिए? और फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन भी भारत में नहीं होती दिखाई दे रही है। इन सब सवालों के जवाब इम्यूनिटी से लिंक्ड हैं और इस पर और अध्ययन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ नई दिल्ली में मैं मिलन शर्मा, आज तक।
कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन वैक्सजेविया की 3 डोज का कोर्स ओमिक्रॉन से बचा लेगा। कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका वैक्सजेविका के नाम से भी बनाती है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन से इम्यूनिटी आपको मिल जाएगी। कंपनी ने यह दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के बाद किया। इस स्टडी में यह भी पता चला है कि बूस्टर डोज के बाद एंटीबॉडी का स्तर उन लोगों के मुकाबले बढ़ जाता है जो कोरोना संक्रमण से स्वाभाविक रूप से उभरे। हमारे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 346 हो चुकी है, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 100% सही आंकड़ा है, क्योंकि एक ओमिक्रॉन के मरीज की पुष्टि करने में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को 48 से 72 घंटे का समय लग रहा है। मतलब ये कि आज जो केस आए हैं वो 2 से 4 दिन पुराने केस हैं और आज जिन मरीजों के सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने में 2 से ज्यादा दिन का समय लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या के सामने जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स की संख्या बहुत कम है। हमारे देश में ओमिक्रॉन की पहचान करने वाली लैब्स की संख्या सिर्फ और सिर्फ 38 है। आमतौर पर कोरोना मरीज की पहचान आरटी-पीसीआर टेस्ट से हो जाती है, लेकिन ओमिक्रॉन की अंतिम पुष्टि के लिए इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कोरोना वायरस में 30 से ज्यादा म्यूटेशन यानी कि बदलाव हो चुके हैं। अभी तक विदेश से आने वाले कोरोना मरीजों की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, लेकिन अब हमारे देश में ऐसे लोगों की भी ओमिक्रॉन की हिस्ट्री मिल रही है और ऐसे लोगों को भी ओमिक्रॉन हो रहा है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब इन सभी पहलुओं को देखकर क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की आधिकारिक संख्या जो अभी हम आपको बता रहे हैं 346 पूरी तरह से ठीक है, सही है? ये ओमिक्रॉन से डरने का नहीं बल्कि सामना करने का समय है और आपको और हमें एक्स्ट्रा खबरदार रहने का समय है। ये वो लैब है जहां जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग के जरिए ओमिक्रॉन के मरीजों की पहचान होती है। मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, ये इस तरह की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से कंफर्म होता है। इन्हीं लैब्स के जरिए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि देश में 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 300 के पार जा चुके हैं। यानी ओमिक्रॉन की लड़ाई में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मौजूदा लैब की क्षमता को देखकर ओमिक्रॉन की ये लड़ाई मुश्किल हो सकती है। भारत सरकार का कहना है कि वो लगातार सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से सैंपल्स डेल्टा वेरिएंट के हैं और कौन से ओमिक्रॉन के हैं। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स नहीं है, वहां से उनको कोविड पॉजिटिव सैंपल्स अन्य राज्यों में भेजने पड़ते हैं जहां पर लैब्स हैं। इसमें कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाता है और इतने में जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है वो काफी सारे कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर चुका होता है। जैसे कि हुआ अमूमन कई सैंपल्स लिए गए, लेकिन उनके नेगेटिव टेस्ट करने के बाद ही मालूम चला कि वो कोविड से ग्रसित थे और ओमिक्रॉन उन्हें हुआ था। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती जा रही है। लगातार भारत में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं और इसी के चलते ओमिक्रॉन से जो भारत की लड़ाई है ये जीनोम सीक्वेंसिंग वक्त पे नहीं हो पाना एक बाधा बनती जा रही है। देश में फिलहाल 38 लैब जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हैं, जिनमें रोजाना औसतन 1000 सैंपल की जांच की जा सकती है। यानी हर महीने ज्यादा से ज्यादा 30,000। देश में रोजाना करीब 7,000 कोरोना के मरीज आ रहे हैं। इस संख्या की तुलना में हर मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती है। तो सवाल यह है कि ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या के जानने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग में 48 से 72 घंटे का समय लगता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कई राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए इन राज्यों में लैब के नतीजे आने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ओमिक्रॉन कितना ताकतवर है, ये किस तरह हमला करता है, इस पर वैक्सीन का असर क्यों नहीं होता है, ये डेल्टा की तुलना में कितना खतरनाक है, इन सारे सवालों के जवाब इस लैब से मिल सकते हैं। में सीक्वेंसिंग होती है
वो होती है एक चिप में, ये इसे बोलते हैं फ्लो सेल। इस फ्लो सेल के अंदर जो सीक्वेंसिंग होती है वो इस फ्लो सेल के अंदर होती है। फ्लो सेल इसमें छोटे छोटे प्रोब्स होते हैं जिसपे हमारा लाइब्रेरी आके बाइंड कर जाता है, चिपक जाता है, उसके बाद सीक्वेंसिंग स्टार्ट होती है। सो इसे रखने का प्लेस ये है, हम मशीन में से रखते हैं एंड उसके बाद हम इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे कई घंटे 12 से 24 घंटे की प्रोसेस होती है जो मशीन में चलती है प्रोसेस, तो इसको हमने लोड कर दिया यहाँ पर, हमने सिर्फ फ्लो सेल लोड किया। उसके बाद हमें इसमें बहुत सारे केमिकल लोड करने होते हैं और हमारी लाइब्रेरी लोड करनी होती है। केमिकल्स भी इसी मशीन में लोड होंगे? जी हाँ, इस केमिकल लोड करने के लिए एक चैम्बर दिया होता है मशीन में, हम उसके अंदर इसमें केमिकल लोड करते हैं। दिल्ली सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि दिल्ली में हर कोरोना मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। अब जमीनी स्तर पर ये कितना प्रैक्टिकल फैसला है, इसे भी समझ लेते हैं। दिल्ली में रोजाना औसतन 90 से 100 लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार की मौजूदा लैब की क्षमता करीब 200 सैंपल की है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सैंपल की संख्या भी बढ़ेगी और उस वक्त लैब ओवरलोड हो सकती है। यानी जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग आसानी से की जा सकती है तब तक की जाएगी। ये दिल्ली में मौजूद एलएनजेपी हॉस्पिटल की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है, जहां ओमिक्रॉन मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि ओमिक्रॉन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी की जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। लैब शीशे के उस पार आपको नजर आ रही हैं। इस वक्त हम सुरक्षित जगह पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर सैंपल को स्टोर करने से लेकर जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है सैंपल की, उसकी तमाम तैयारी काफी पहले कर ली गई थी। ये क्या है, सबसे पहले ये बताइए शुरुआत में। ये -70 डिग्री टेम्परेचर के लिए जो सैंपल आते हैं हमारे पास, जो RT-PCR पॉजिटिव होता है, वहाँ से RNA हमारे पास आता है और उस RNA को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और इसमें हजारों सैंपल रखने का कैपेसिटी है और इसमें हमेशा टेम्परेचर आपने देखा होगा कि -70 से लेके -80 के बीच में रहता है। सीक्वेंसिंग से हमें ये पता चलता है कि वायरस का जो प्रारूप क्या है, उसका जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमें पता चलता है कि अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, गामा है या नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है। तो उसके लिए हमें पूरा ये लाइब्रेरी होती है हमारा जीन लाइब्रेरी और उसमें हम उसको एम्प्लीफाई RNA को जो है पूरा प्रोसेस करके, और इस प्रोसेस में 48 से 72 आवर्स लगते हैं। ओमिक्रॉन की पहचान के लिए इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट ही एकमात्र जरिया है। हालांकि इस वेरिएंट का पता करने के लिए वैज्ञानिक RT-PCR टेस्ट में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट पर निर्भर रहना होगा। लेकिन इसमें समय सीमा बड़ी चुनौती है। मिलन शर्मा और तेज श्री पुरंदरे के साथ पंकज जैन, आज तक। अभी तक ओमिक्रॉन को कोई ठीक से समझ नहीं पाया है, लेकिन अभी से ही वैज्ञानिक कोरोना के नए सुपर वेरिएंट पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस सुपर वेरिएंट का नाम है डेल्मिक्रॉन। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन के अनुसार डेल्टा और ओमिक्रॉन स्ट्रेन मिलकर कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकते हैं। डॉक्टर बर्टन के अनुसार इंसान कोरोना के एक म्यूटेंट स्ट्रेन से संक्रमित होता है। कुछ मामलों में 2 स्ट्रेन एक व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन भी एक सेल को संक्रमित कर सकते हैं और ऐसा होने पर दोनों वेरिएंट के DNA बदल जाएंगे। दोनों एक दूसरे के जीन की अदला बदली कर सकते हैं। दोनों वेरिएंट के मिलने से सुपर वेरिएंट डेल्मिक्रॉन बन सकता है। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन के केस में अगर ऐसा होता है तो मामला खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रामक ज्यादा है, डेल्टा खतरनाक ज्यादा है। दोनों का कॉम्बिनेशन दुनिया पर भारी पड़ सकता है। डॉक्टर बर्टन का डर हवाई बिल्कुल नहीं है। दरअसल इससे पहले कोरोना वायरस के पुराने स्ट्रेन से जुड़ने के मामले हमारे सामने आ चुके हैं। मतलब ये सुपर वेरिएंट का खतरा इसलिए भी महसूस किया जा रहा है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के मरीज मिलने का सिलसिला बिल्कुल नहीं थम रहा। ओमिक्रॉन के मामले सामने आने लगे। ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन के कारण अचानक संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए और इसी ने सुपर वेरिएंट की आशंका को और ज्यादा बढ़ा दिया है।